अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिलसिला बात और मैं हूं आपके साथ कलीम भट्टी। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राणा साकिब साहब। राणा साहब तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया है। राणा साहब, मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर जो मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, इस हवाले से कि क्या हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत और दीगर जो मसनूआत बढ़ रही हैं इस पर हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। हाँ जी कलीम भाई, ये जो आपने सवाल किया है ये पाकिस्तान का सबसे अहम, बड़ा और बुनियादी मसला है। पाकिस्तान में इस वक्त जो महंगाई है वो आसमान से बातें कर रही है, क्योंकि हर चीज़ का जो ताल्लुक है वो पेट्रोल के साथ है। अगर पेट्रोल सस्ता है तो तमाम तर चीज़ें भी सस्ती होंगी, अगर पेट्रोल महंगा है तो उसके जो है वो साथ साथ तमाम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वो भी महंगी हो जाएंगी। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है महंगाई होने की कि हमारी हुकूमत जो गलत पॉलिसियां इस्तेमाल कर रही है। हमारी हुकूमत से पॉलिसियां नहीं बन पा रही उस तरीके की जिस तरीके की हमें पॉलिसियां बनानी चाहिए। इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई अरूज पर है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान महंगाई का शिकार नहीं है, पूरी दुनिया जो है इस वक्त महंगाई का शिकार है, क्योंकि आबने हुर्मस बंद है। आपको भी पता है दुनिया की सबसे बड़ी जो तेल की तजारत है वो आबने हुर्मस से होकर गुजरती है। इसलिए पेट्रोल अब महंगा हो चुका है, तो उसके साथ साथ तमाम रोजमर्रा की जिंदगी के जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। पेट्रोल के ऊपर टैक्स ही बहुत ज्यादा लगा दिया हुकूमत ने। ये जो लेवी कहते हैं ना, लेवी, ये बहुत ज्यादा लगा दी गई है। असल अगर पेट्रोल की कीमत देखी जाए तो मेरे ख्याल में 270 रुपए के लगभग जो है इसकी कीमत है। बाकी इसके ऊपर सारी लेवी लगाई हुई है, बाकी इसके ऊपर सारा टैक्स लगाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो हुकूमत को कंट्रोल करनी चाहिए, अच्छी जो है वो पॉलिसियां बनानी चाहिए। सब अनमोल और पिंकी के हवाले से बात करें, एक मनशियात फरोश है और जब उसे गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाता है, उसे प्रोटोकॉल दिया जाता है, सिक्योरिटी उसके साथ होती है और उसने अपने हाथ में एक पानी की बोतल पकड़ी होती है और सिंध पुलिस को वो धमकियां भी लगा रही है साथ। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी कलीम भाई, अगर पिंकी वाले मामले को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि कानून जो है वो पाकिस्तान का सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन हमने देखा है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। जो गरीब के लिए कानून है वो बड़ा ही सख्त है। गरीब अगर कोई गलती करे तो उसको दबोच लिया जाता है, उसको हथकड़ियों में जकड़कर अदालत में पेश किया जाता है। लेकिन दूसरी जानब अगर कोई अमीर बंदा इस तरह का कोई जुर्म करे तो फिर उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया जाता है, प्रोटोकॉल के साथ उसको जेल में रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, इस्लाम के कानून यहाँ पर जो है वो नाफिज हैं। इसलिए पिंकी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ, पिंकी एक ड्रग डीलर है, इसकी वजह से पाकिस्तान के लाखों नौजवानों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हुई हैं, लाखों घरों के चिराग इसकी वजह से बुझ गए। लेकिन उसको प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश करना ये सिस्टम के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को भी जब अदालत में पेश किया गया था, उनको भी हथकड़ियों में जकड़ कर जो है वो पेश किया गया था। किस तरीके के साथ उनको हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसके जो है वो इर्द गिर्द कितनी पुलिस तैनात की गई थी, कितनी सिक्योरिटी थी। इसके अलावा अगर देखें पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उनको भी किस तरीके के साथ गिरबान से पकड़कर हथकड़ियों में जकड़कर उनको अदालत के अंदर पेश किया गया। तो मेरा ख्याल ये एक मुल्क दो नजरिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर हों। वो ये तो बहुत बड़ी मुजरम है, इसके साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे जो मेरी नजर में जो अहम वजह है कि सिस्टम के जो बड़े बड़े जो ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो जरूर इसके साथ मिले होंगे। इसकी एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, मेरे ख्याल में आपने वो सुनी होगी, जिसमें वो कह रही है, सिस्टम को नंगा कर रही है कि मुझे पकड़ सकते हो, तुम्हारा ख्वाब है, ये है वो है। तो ऐसी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। जो एक मुजरिम है उसको मुजरिम के तौर पर उसको अदालत में पेश करना चाहिए, ना कि उसको प्रोटोकॉल दिया जाए और गरीब लोगों के लिए अलग कानून, अमीर लोगों के लिए अलग कानून। इस पर भी हमारी हुकूमत को जो है वो नजरसानी करनी चाहिए। जो मुजरिम है उसको मुजरिम समझा जाए। अनमोल और पिंकी का ये भी कहना है कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है, अब ये काम रुकेगा नहीं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हाँ जी, अभी इसकी ये भी खबर सुनी है कि पिंकी जब गिरफ्तार हुई है तो उसने ये कहा है कि मैंने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है।
मतलब कि जिस तरह हमारे दरबारों के जानशीन मुकर्रर होते हैं, गद्दी नशीन जिसको हम कहते हैं, कि जो पीर साहब जब चले जाते हैं दुनिया से तो वो पीछे अपना एक गद्दी नशीन छोड़ के जाते हैं कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद ये मेरा जो है वो गद्दी नशीन होगा, मेरा जानशीन होगा। तो इसी तरह का काम ये पिंकी, जो अनमोल पिंकी है, ड्रग डीलर, इसने भी किया। इसने भी जनाब अपना एक जानशीन मुकर्रर कर दिया। ये इसका जो काम है ये हमारे अदारों पर सवालिया निशान है। अब यहाँ पर मैं अदारों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके उस जानशीन को भी पकड़ें, इसका मुकम्मल तौर पर जो है वो इसके कारोबार को ठप करें, क्योंकि ये जहर बेच रहे हैं। पाकिस्तान के कितने नौजवान इस वक्त नशे की लत में लग चुके हैं। पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां वो भी नशा कर रही हैं। कितने घरों के चिराग बुझ गए। लेकिन अफसोस के जिस तरीके के साथ उसको प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरीके के साथ अनमोल पिंकी के साथ जो है वो तावन किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान है हमारे निज़ाम पर। कलीम भाई, यहाँ ये छोटी बात नहीं है कि उसने वाज़ेह तौर पर यह बात की है कि मैंने अपना जानशीन पीछे मुकर्रर किया है। तो ये सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है। तो सिस्टम को भी चाहिए कि किसी को भी कानून से बालातर नहीं होने दिया जाए। कानून के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और इसका जो वो जानशीन है उसको भी मेरे ख्याल में गिरफ्तार करना चाहिए। इसका मुकम्मल जो सेटअप है उसको क्लोज करें। ऑपरेशन बनियान बिन मरसूख को राणा साहब 1 साल मुकम्मल हो गया है। और जब इंडिया को पाकिस्तान ने जवाब दिया, जवाबी कार्रवाई में इंडिया को जब पाकिस्तानी फौज ने जवाब दिया तो पूरी दुनिया ने देखा पाकिस्तान का जवाब और इंडिया को घुटनों पर ले आए पाकिस्तानी फौज। तो आप इस हवाले से पाकिस्तानी फौज के हवाले से क्या कहते हैं, क्या तासुरात हैं आपके? 1 साल मुकम्मल हो गया है ऑपरेशन बनियान बिन मरसूख को। जी कलीम भाई, ये जो आपका बनियान मरसूख के हवाले से सवाल है ये बड़ा ही अहम है। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक छोटी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। हमने जंगों के नाम सुने हैं, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर हमने कोई जंग नहीं देखी थी कि जंग किस तरह होती है, हालात कैसे होते हैं। हमने किताबों में पढ़ा और जनाब असातिज़ा इकराम से और अपने बुजुर्गों से इसकी कहानियाँ और किस्से सुने कि 1965 की जो जंग हुई थी, अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के किस्से थे कि पाकिस्तान वो जंग जीता था। हमने वो जंग देखी नहीं थी, सिर्फ उसके किस्से किताबों में पढ़े, अपने बुजुर्गों से सुने। लेकिन ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूख हुआ 10 मई 2025, इसको हमने अपनी आंखों से देखा। हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की चीखें निकलवाई। ये पाक फौज की बड़ी बहादुरी है, ये पाकिस्तान एयर फोर्स की बहादुरी है, इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की बड़ी बहादुरी है। तीनों मुसल्लह अफवाज ने मिलकर पाकिस्तान का जिस तरीके के साथ दिफा किया, हमने इसको अपनी आंखों से देखा। और हम आने वाली नस्ल को ये बता सकते हैं, जब हम इस उम्र को पहुंचेंगे, बड़े होंगे, अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियां दराज करे, तो हम अपने आने वाली नस्लों को इस बारे में बताएंगे कि बनियानुल मरसूख मार्का हक एक ऐसा ऑपरेशन था कि जिसमें पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को देखा कि पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है। हिंदुस्तान मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, तो पाकिस्तान फिलहाल जो है वो खामोश था। तो हिंदुस्तान ने ये समझा कि जनाब पाकिस्तान तो बिल्कुल कमजोर है, ये जवाब देने के काबिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। हमारे जो इस्लामी बरादर मुल्क हैं उनकी जानब से बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान को कहा गया कि आप जवाब ना दीजिएगा। लेकिन जब सब्र का पैमाना पाकिस्तान का लबरेज हुआ तो फिर हमने वो DGISPR जनाब जनरल अहमद शरीफ साहब के वो अल्फाज सुने, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम अब आपको जवाब देंगे, हम आपसे डरते नहीं हैं। फिर जब जवाब दिया तो इंडिया की चीखें पूरी दुनिया ने सुनी। तो पाक फौज की ये बड़ी कामयाबी थी। हमारे जवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके जो है वो इस मुल्क की हिफाजत की है। हम सलाम अकीदत पेश करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को। ये अफवाज पाकिस्तान मौजूद है तो पाकिस्तान की जो है वो सलामती बरकरार है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के साथ भी लड़ रही है और दूसरी जानब अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को भी पाकिस्तान की अफवाज ने शिकस्त दी है। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निगाह है हमारे मुल्क के ऊपर। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की अफवाज को सदा सलामत रखे। हाँ सर, TLP के बारे से बात करते चले तो क्या TLP दोबारा उसी तरीके से अपने सियासी करियर का आगाज कर पाएगी या नहीं? जी कलीम भाई, देखें, पहली बात तो यह है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी और सियासी जमात है। आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक लबैक पाकिस्तान को ये आईनी और कानूनी हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जारी रख सकें। तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं,
करोड़ों लोगों के जज्बात, करोड़ों लोगों की दुआएं इस जमात के साथ शामिल है। बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब जो है वो फरमाया करते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो भरोसा है वो अल्लाह और उसके रसूल पर है। इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान किसी पर भरोसा नहीं करती, और इसके जो कारकुनान हैं वो भी बड़े नजरियाती हैं, जज्बाती कारकुनान हैं। आइन और कानून के दायरे में रहकर जो भी काम है, मेरे ख्याल में हर जमात को ये हक हासिल है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वो अपनी तमाम सियासी सरगर्मियों को रख सकते हैं। और इंशाअल्लाह जब तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब मंजर-ए-आम पर आएंगे तो फिर आप देखना कि पहले से ज़्यादा दुगनी ताकत के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह मैदान में उतरेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इस तहरीक का नज़रिया मजबूत है। इस तहरीक में जुड़े हुए लोग नजरियाती लोग हैं, वो बड़े मजबूत लोग हैं। रुकनी शूरा पीर सैयद सरवर सैफी साहब की राना साहब जो वॉइस चल रही है कि साद रिजवी को मैनेज किया जाए, क्या टीएलपी के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी को टीएलपी मैनेज कर पाएगी? साद हुसैन रिजवी को मैनेज करके ही हल निकलेगा? जी कलीम भाई, पहली बात तो यह है कि ये जो मुतालबा किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से, ये पीर सरवर सैफी शाह साहब का एक ऑडियो लीक हुआ है। उसमें पीर सैयद सरवर सैफी शाह साहब ने यह कहा कि इंतज़ामिया ने यह मुतालबा किया है कि माइनस साद हुसैन रिजवी कर दिया जाए तो हम जो है वो आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। किस तरह जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को मैनेज किया जा सकता है? क्या इन लोगों को लगता है कि ये आसान काम है? ये आसान काम नहीं है। करोड़ों लोगों के जज्बात, मजहबी जज्बात जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। अगर लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी को पसंद करते हैं तो वो साद हुसैन रिजवी साहब हैं। उनके एक इशारे पर पाकिस्तान के नौजवान अपनी जान के नजराने जो है वो पेश करने के लिए तैयार हैं। तो एक इतने मकबूल लीडर को माइनस करना ये बिल्कुल बेबुनियाद, गैर आईनी, गैर कानूनी बात है। तो रुकन शुरा जो है वो उन्होंने भी यही कहा है कि ये हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो उनको भी पता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो हमें ऐसा नहीं करने देंगे। आप जो किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुन से, कि जनाब जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब को मैनेज किया जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं, तो हर बंदा यही कहेगा कि हम मामला तो खराब भी बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन किसी और को हम लीडर नहीं मान सकते। ये हाल ही में ट्रेंड भी चलाया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से। उस ट्रेंड को जो है वो किस तरीके के साथ सोशल मीडिया वर्करों ने दुनिया का टॉप 3 ट्रेंड बनाया। ट्रेंड का नाम भी था कि ताहियात रहनुमा सिर्फ साद हुसैन रिजवी। इससे यही साबित होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो लीडर मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, तो वो साद हुसैन रिजवी साहब हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरह कभी भी नहीं हो सकता। ये तो वही हिसाब है कि पीटीआई से इमरान खान को मैनेज कर दिया जाए, नून लीग से नवाज शरीफ को मैनेज कर दिया जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही वो लीडर हैं जिनको लोग अपना रहनुमा मानते हैं, अपने लीडर समझते हैं। तो इसी तरीके के साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी मोहब्बत है साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, उनकी दुआएं हैं साद हुसैन रिजवी साहब के साथ। सबसे पहले मस्जिद के हवाले से आपको ये बात बता दूं कि मेरे दिल की ये ख्वाहिश है कि आज ही मस्जिद को खोल दिया जाए। मेरे अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी कारकुन हैं उन सब की यही ख्वाहिश है कि मस्जिद को आज ही खोल दिया जाए। सब चाहते हैं, सब चाहने वालों के दिल की यही ख्वाहिश है कि मस्जिद आज ही ओपन हो जाए, तहरीक लबैक पाकिस्तान का मरकज आज ही खुल जाए। लेकिन असल में इस बारे में कोई भी नहीं जानता। इंतजामियों को पता है कि इसको कब और कैसे खोलना है, क्या इस वक्त ग्राउंड पर हालात हैं। इसके अलावा जो है वो हमारे वकला की जो लीगल टीम है तहरीक लबैक पाकिस्तान की, वही बेहतर बता सकती है कि इस वक्त अदालत के अंदर इस केस के हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है, इस केस की नौयत क्या है। वही बेहतर जानते हैं कि जनाब जो है वो मरकज़ तहरीक लबैक पाकिस्तान को किस तरीके से खोला जाए। लेकिन कलीम भाई, अगर हालात को मद्देनज़र रख कर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी जो है वो मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो हक में नहीं हैं। इसलिए ये जो है सवाल जो आपने किया ये अच्छा सवाल है, लेकिन इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि कब और कैसे जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन को खोला जाएगा। जब टीएलपी का मार्च मुरीदके में कायम पजीर था राना साहब, तो हुकूमत पाकिस्तान का ये कहना था, हुकूमत पंजाब का ये कहना था कि इस मार्च को ख़त्म कर दिया जाए, मुल्क की हालात भी ठीक नहीं थे। तो फिर ये मार्च ख़त्म क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या वजह थी? जी कलीम भाई, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि जी मुल्क के हालात ख़राब हो गए थे तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना एहतजाज ख़त्म क्यों नहीं किया।
تو اس حوالے سے پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. میں اس چیز کا جو ہے وہ آپ کو ویڈیو دکھانے کے لیے تیار ہوں. اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کو میں ثبوت دوں تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. میں ثبوت دینے کے لیے تیار ہوں. جب قافلہ مرید کے میں قیام پذیر تھا تو کلیم بھائی وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے مرکزی کنٹینر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرو, ہم اس احتجاج کو یہاں پر ختم کریں گے اور اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے. ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے آگے جانے کا, نہ ہی ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ ہم ریاست کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں, نہ ہی کوئی اس طرح کی ہمارے ذہن میں کوئی بات ہے. مرکزی کنٹینر سے بار بار اعلانات ہوتے رہے کہ جناب ہم تیار ہیں, ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں, جس کو ثبوت چاہیے وہ میرے ساتھ رابطہ کریں. میں آپ وہ ویڈیو دکھا سکتا ہوں, انٹرنیٹ پر ویڈیو موجود ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا اچھا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب بار بار اس چیز کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں کہ جناب ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی بھی بھیجی گئی لیکن مذاکرات نہیں ہو سکے. تو اس میں تحریک لبیک پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بے بنیاد الزام تحریک لبیک پاکستان پر اکثر لوگوں کی طرف سے لگایا جاتا ہے. گزشتہ روز دہشت گرد عدالت نے حافظ سعد, حافظ انس اور دیگر جو 23 رہنما تھے TLP کے, ان کو اشتہاری قرار دے دیا ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, یہ عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حافظ سعد, حافظ انس حسین رضوی گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اور دیگر جو 23 رہنما ہیں وہ بھی چھپے ہوئے ہیں. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ رانا صاحب؟ جی کلیم بھائی, کل میں نے یہ خبر دیکھی ہے, پاکستان کے میڈیا چینل پر بھی یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب, ان کے بھائی اور کچھ جو قیادت کے ممبر ہیں ان کو بھی اشتہاری قرار دیا ہے. تو پہلی بات میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ سعد حسین رضوی صاحب گرفتاری کے ڈر سے کبھی روپوش ہونے والے نہیں ہیں. وہ جس باپ کے بیٹے ہیں اس باپ کو بھی ہم نے دیکھا ہے, اس باپ کی باتیں بھی ہم نے سنی ہیں کہ اس کے خون میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ وہ گرفتاری کے ڈر سے بھاگ جائے. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ گرفتاری کے ڈر سے ادھر ادھر بھاگے ہوئے ہیں, روپوش ہوئے ہیں؟ ماضی میں بھی ان کو گرفتار کیا گیا تھا, ناحق جیل کاٹی ہے 8 یا 7 مہینے انہوں نے ماضی میں بھی. تو وہ اب گرفتاری سے ڈر کر بھاگیں گے؟ تو اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا پیر سید سرور صافی شاہ صاحب نے انکشاف بھی اس بات کا کیا تھا کہ سعد حسین رضوی صاحب ان کی حراست میں ہیں, ان کو جبری طور پر غائب کیا ہوا ہے. یہ انہوں نے آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے جو ہے وہ اس چیز کا انکشاف کیا تھا کہ یہ ان کے حراست میں ہے تحریک لبیک پاکستان کے امیر. تو اب یہ نیا ایک جو ہے وہ ٹوپی ڈرامہ سامنے آ چکا ہے کہ جناب ان کو اشتہاری قرار دیا ہے. اس کے علاوہ علامہ فروق الحسن صاحب کا بھی جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق سننے میں آیا ہے کہ ان کا نام بھی اشتہاریوں کی لسٹ میں شامل ہے. تو کچھ دن پہلے ہم نے علامہ فروق الحسن صاحب کو دیکھا تھا, پولیس نے ان کو عدالت میں پیش کیا, ان کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہے. تو یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس طرح کی کہ جو بندہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے وہ بھی جناب کیسے اشتہاری ہو سکتا ہے. ایک بندے کو پولیس نے خود عدالت میں پیش کیا, اب دوبارہ اس کا نام جو ہے وہ اشتہاریوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو یہ صرف اور صرف جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میرے خیال میں یہ بڑا ہی غلط ہے. انشاءاللہ وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ حشر کو ہوگا معلوم اور جیتا کون اور ہارا کون. آخر میں رانا صاحب آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی کلیم بھائی, آخر میں اپنے تمام بھائیوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے تحریک لبیک پاکستان کے تمام کارکنان کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ظلم کا بازار گرم کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ یہ ظلم ختم ہوگا. یہ جنگ حق اور باطل کی ہے, حق نے غالب آنا ہے اور جناب جو ہے باطل نے مٹنا ہے. اور ہمارا یہی جو ہے وہ نظریہ ہے, ہماری تحریک کا یہی منشور ہے کہ نظام مصطفیٰ پاکستان میں قائم کیا جائے. تو نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے, دین کو تخت پر لانے کے لیے قربانیاں تو پھر دینی پڑتی ہیں. جس طرح مولا حسین علیہ السلام نے قربانیاں دی, اپنے تمام جو ہے وہ انہوں نے خاندان کے افراد کو وہاں پر شہید کروایا. یہ بڑی قربانیاں تھیں دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے, لیکن وہ باطل کے آگے جھکے نہیں, یہاں تک کہ انہوں نے خود بھی اپنا سر جو ہے وہ اسلام کے لیے پیش کر دیا تھا. تو ہم بھی ان کی جو ہے وہ نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ قربانیاں ہم دیتے رہیں گے اور ہماری آخری سانس تک یہی کوشش ہوگی
کہ نظام مصطفیٰ انشاءاللہ ہم پاکستان میں قائم کریں گے۔ اگر ہم نہیں دیکھ سکے تو ہماری آنے والی نسلیں اس چیز کو ضرور دیکھیں گی۔ یہ بنیاد ہم نے رکھ دی ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مشکلات، پریشانیاں یہ ہمیں جو ہے وہ برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو مزید ایسی ویڈیو اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سلسلہ بات کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنے میزبان کریم اللہ بٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد شکریہ۔